एक फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये फ्यूज करते हैं और एक यूनिसेल्यूलर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना देते हैं जिसे कहा जाता है जाइगोट। अब ये जाइगोट कुछ रैपिड माइटोटिक डिविजन्स करता है और एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना देता है। इस मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है ब्लास्टूला एंड इसके हर एक सेल को बोला जाता है ब्लास्टोमियर्स। एंड जिस प्रोसेस से ये सिंगल सेल जाइगोट इस मल्टी सेल्यूलर ब्लास्टूला में कन्वर्ट हुआ है, इस प्रोसेस को क्लीवेज कहा जाता है। So in short, cleavage can be defined as rapid mitotic division which lead to conversion of single-celled zygote into multicellular blastula. अब क्लीवेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो हमने ये देखा कि एक सिंगल सेल जब डिवाइड करता है और बहुत सारे सेल्स बना लेता है तो उसे हम बोलते हैं क्लीवेज। पहले 1 से 2 बने, ऐसे 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 से 8 बनेंगे। अब ये जो सेल्स डिवाइड होने के बाद हमारे पास आ रहे हैं, इन सेल्स को बोला जाता है डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल है तो ये पेरेंट सेल हुआ। तो हमें ये देखने को मिलता है कि डॉटर सेल का जो जेनेटिक कंटेंट है इट इज सेम एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। सो डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट सेल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज जो भी क्लीविंग सेल है, दिस इज द सेल विच इज अंडरगोइंग क्लीवेज। अब जब ये डिवाइड करेगी 2 फिर 4 फिर 8 फिर आएगी 16 सेल स्टेज। ये आ गई हमारे पास 16 सेल स्टेज। इस 16 सेल स्टेज को बोला जाता है मॉर्यूला विच मीन्स मलबरी। तो ये जो 16 सेल स्टेज है इट गिव्स अपीयरेंस ऑफ मलबरी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉर्यूला। अब ये फिर डिवाइड करता जा रहा है, डिवाइड करते हुए और ज्यादा सेल्स बन रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके पास सेंटर में एक कैविटी देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट सेंटर में कह सकते हैं। यहाँ एक कैविटी देखने को मिल रही है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टूला। और देखिए जो भी पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल की जो शेप है और जो डॉटर सेल आए हैं इनकी शेप है ये बिल्कुल सेम है, शेप सेम है, बस सिर्फ ये देखने को मिल रहा है कि एक कैविटी डेवलप हो गई है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज जब भी एक सेल डिवाइड करेगी या क्लीव करेगी तो उसकी जो क्लीवेज है वो डिपेंड करती है कि इस सेल के साइटोप्लाज्म में कितने फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इन फूड पार्टिकल्स को कहा जाता है ड्यूटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल। साइटोप्लाज्म हैविंग फूड पार्टिकल इज कॉल्ड एज ड्यूटोप्लाज्म। तो जितना ज्यादा ड्यूटोप्लाज्म इसके पास होगा उतनी ही ज्यादा ये क्लीवेज कर पाएगी। सो इसकी हम ये बोल सकते हैं कि जो स्पीड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यूटोप्लाज्मिक कंटेंट। जितना खा नेक्स्ट कैरेक्टर इज इस सेल में एक हेट्रोजीनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज यॉक। हम मान लेते हैं इस सेल के अंदर इतना अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट है और एक और सेल मान लेते हैं जिसमें इससे थोड़ा कम यॉक प्रेजेंट है। तो अब आप देखिए अगर ये फर्स्ट सेल क्लीवेज करेगी तो इसके पास इतना एरिया प्रेजेंट है ब्लास्टोमियर्स ऐड करने के लिए, बट सेकंड सेल के पास तो इससे बहुत ज्यादा एरिया प्रेजेंट है। तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ यॉक है किसी सेल में प्रेजेंट इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ क्लीवेज। अगर यॉक ज्यादा है तो क्लीवेज कम होगी एंड वाइस वर्सा, यानी यॉक कम है तो क्लीवेज ज्यादा होगी। नेक्स्ट, क्लीविंग सेल में जो माइटोटिक डिवीजन हो रही होती है वो नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन से थोड़ी सी अलग होती है। वो थोड़ा फर्क हम आगे अभी देखेंगे। एक फर्क उनमें से ये है कि क्लीविंग सेल के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन है उसमें
इंटरफेज या तो बहुत छोटा होता है या फिर एब्सेंट होता है। तो अगर इंटरफेज एब्सेंट होगा, इंटरफेज में ही ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ इसमें नहीं होगी। सो क्लीवेज वाली सेल में ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी एक सेल क्लीवेज करेगा तो उसके अंदर पहले तो एक ही न्यूक्लियस होता है। अब ये सेल क्लीवेज करने के बाद जो सेल बना देगा दैट विल हैव मल्टीपल न्यूक्लियस। तो इसमें हुआ क्या, ये सिंगल सेल न्यूक्लियस से मल्टीपल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने के लिए इसमें कुछ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करके न्यूक्लियर सब्सटेंसेस बना दिया गया। So there is conversion of cytoplasmic substances into nuclear substances in a cleaving cell. Next is a very important character. इसी सेल को ले लीजिए, इस सेल में एक न्यूक्लियस था और जब क्लीवेज होने के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए। तो अगर हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो लें, इस सेल का भी, और सिमिलरली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो लें इस सेल का। पहली बात तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म की रेशो को बोलेंगे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो। तो यहां देखिए, ये इतना पर्टिकुलर अमाउंट में साइटोप्लाज्म था, बट यहां पर आने तक ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो चुके हैं। कैसे डिवाइड हुआ, पहले ये एक सेल से जब दो में कन्वर्ट हुआ तो ये साइटोप्लाज्म दो सेल्स में मतलब गया, तो हाफ हो गया, पहले से हाफ हाफ होके जाता जा रहा है, तो हाफ हो रहा है मतलब कम होता जा रहा है। तो इस सेल में तो जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म था वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में है, बट लेटर ऑन आफ्टर क्लीवेज हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट साइटोप्लाज्म हाफ होते हुए फिर क्वार्टर हुआ, इस तरह से जब 8 हो गए फिर 16 हो गए, तो साइटोप्लाज्म और कम होता जा रहा है पर्टिकुलर सेल में, तो साइटोप्लाज्म डिक्रीज हो रहा है। तो अब देखिए न्यूमरेटर बढ़ा है, डिनोमिनेटर कम है, सो न्यूक्लियस कंटेंट ज्यादा होता जा रहा है। सो वी विल से दैट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो आल्सो इंक्रीजेस आफ्टर क्लीवेज। बिफोर क्लीवेज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो कम होती है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर नंबर 8, क्लीविंग सेल बहुत फास्ट डीएनए सिंथेसिस करती है। फास्ट डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन अ क्लीविंग सेल। ये इसलिए होता है कि जो अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, मतलब अगर देखो क्लीवेज कर रहे हैं यानी न्यूक्लियस को भी इंक्रीज करना है, न्यूक्लियस का कंटेंट डीएनए ही है मेनली, तो डीएनए की भी सिंथेसिस लगातार करनी पड़ रही है। तो नॉर्मल माइटोटिक सेल से जो क्लीविंग सेल है उसकी माइटोसिस में डीएनए सिंथेसिस बहुत ज्यादा स्पीड से होती है। इसके अलावा जो क्लीवेज होने के बाद इंडिविजुअल सेल्स आ जाते हैं, यानी जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये शुरुआत में तो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में बनते हैं, बहुत कोऑर्डिनेशन देखने को मिलती है। सो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे सिंक्रोनी। सो अर्लियर क्लीविंग सेल में सिंक्रोनी देखने को मिलती है, बट लेटर स्टेजेस में ये जो डिविजन्स होती हैं वो एसिंक्रोनस हो जाती हैं। मतलब जो माइटोटिक डिविजन्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं रहती जैसे वो अर्लियर क्लीविंग सेल्स में थी। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि एक क्लीवेज सेल में जो माइटोसिस होती है और जो नॉर्मल माइटोसिस होती है नॉर्मल सेल्स में, उनमें फर्क क्या है। तो क्लीविंग सेल में जो माइटोसिस है उसमें ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ एब्सेंट, बस फटाफट से डिविजन्स होती हैं। बट नॉर्मल माइटोसिस में ग्रोथ होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इस फेज में ग्रोथ होती है दैट इज इंटरफेज, वो जो क्लीविंग सेल है उसमें वो फेज ही एब्सेंट होता है, या तो वो एब्सेंट है या फिर बहुत शॉर्ट भी हो सकता है। बट नॉर्मल माइटोटिक सेल में ये फेज प्रेजेंट होता है एंड काफी लंबा होता है। देन क्लीविंग सेल की माइटोसिस जब होती है, मान लीजिए ये एक सेल है, क्लीवेज करनी है यानी इसको दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाना है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस था पेरेंट सेल में, डॉटर सेल में दो न्यूक्लियस हो गए।
पेरेंट सेल का जो साइटोप्लाज्म था वो अब हाफ हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है इट इज गेटिंग हाफ्ड, मतलब फ्रैक्शनेशन हो रही है। सो दिस कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस, समान कम हो रहा है। बट जो नॉर्मल माइटोसिस है उसमें क्या होगा, पेरेंट सेल है वो अपना न्यूक्लियस भी इंक्रीज करेगी, न्यूक्लियस को डबल करेगी और फिर डिवाइड करेगी, और साइटोप्लाज्म को भी डबल करेगी, फिर डिवाइड हो रही है। तो ये क्या है, ये इक्वेशनल डिवीजन बोल दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीवेज में जो माइटोसिस हो रही है इसमें क्या होता है कि जो सेल क्लीवेज कर रहा है ये अपना न्यूक्लियस इंक्रीज करता है, साइटोप्लाज्म नहीं करता बट न्यूक्लियस तो इंक्रीज कर रहा है। तो न्यूक्लियस को अगर इंक्रीज करना है तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है उसको इंक्रीज करना है, तो क्रोमोसोमल मटेरियल डबल होगा, पहले न्यूक्लियस की डबलिंग करनी है तो। बट साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को डबल नहीं किया जा रहा, वो हाफ हो रहा है। सो वी आर सीइंग हियर दैट न्यूक्लियस इज गेटिंग इंक्रीज बट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज गेटिंग डिक्रीज। सो दिस रेशो इज गेटिंग इंक्रीज, न्यूमरेटर बढ़ा है तो रेशो भी बड़ी होगी, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो इंक्रीज हो जाएगी। बट एक माइटोटिक सेल में, नॉर्मल माइटोटिक सेल में जो सेल है पेरेंट सेल, जब ये माइटोसिस कर लेगा तो जो डॉटर सेल बनेगी वो भी बिल्कुल पेरेंट सेल जैसी होंगी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। तो जो न्यूक्लियस का कंटेंट है वो भी सेम है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी सेम है। सो वी विल से दैट न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो रिमेन्स सेम हेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीविंग सेल में डीएनए सिंथेसिस फास्टर होती है बट नॉर्मल माइटोटिक सेल में जो डीएनए सिंथेसिस होती है वो स्लोवर होती है एज कंपेयर टू क्लीविंग सेल। इसके अलावा जो क्लीवेज है वो जायगोट के अंदर हो सकती है या फिर पार्थिनोजेनेटिक एग के अंदर होती है, बट जो नॉर्मल माइटोसिस है ये सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलती है। देन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लीविंग सेल में एस फेज दैट इज सिंथेसिस फेज जिसमें डीएनए सिंथेसिस होती है और एम फेज प्रेजेंट होता है, एम फेज इज माइटोटिक फेज। बट जो नॉर्मल माइटोटिक सेल है उसमें एक और फेज देखने को मिलता है दैट इज इंटरफेज विच इज फर्दर G1 एंड G2, इन दोनों के बीच में ही आता है एस फेज जो कि इसमें भी प्रेजेंट था, एंड इसके अलावा आ गया एम फेज। तो यहाँ पर चार फेजेस देखने को मिलते हैं, इतने सारे फेजेस हैं तभी ये लंबी प्रोसेस है। बट इसमें G1 एंड G2 फेज नहीं होते, सिर्फ ये दो फेजेस हैं। कम फेजेस होने की वजह से ये एक शॉर्ट प्रोसेस भी है, शॉर्ट एंड फास्ट, दिस इज लॉन्ग एंड स्लो। नेक्स्ट वी आर वाचिंग केमिकल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग क्लीवेज। तो क्लीवेज के टाइम पर सबसे मेन काम होता है डीएनए बायोसिंथेसिस। डीएनए बायोसिंथेसिस मतलब डीएनए के अमाउंट को इंक्रीज करना, उसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्ट होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, एंड ये कन्वर्जन गार्ड करता है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम। जैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बन गए फिर इससे बन जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गई डीएनए बायोसिंथेसिस। सेकंड केमिकल चेंजेस आरएनए बायोसिंथेसिस। अब आरएनए तीन तरह के होते हैं, वन इज आरआरएनए, देन टीआरएनए एंड अदर इज एमआरएनए। तो इनमें से देखिए जो आरआरएनए होता है ये तो नहीं बनता अभी, क्योंकि ये तो बनता होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, अभी तक न्यूक्लियोलस ही नहीं बना तो आरआरएनए भी नहीं बनता। तो बनते हैं ये दोनों आरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। आरएनए सिंथेसिस वैसे तो क्लीवेज के टाइम पे कम हो जाती है क्योंकि क्लीवेज में शॉर्ट इंटरफेस होता है, बट जितनी भी होती है
उसमें टीआरएनए और एमआरएनए सिंथेसाइज हो जाते हैं। टीआरएनए बना के रख दिया एंड एमआरएनए भी बना के इनएक्टिव फॉर्म में इसको रखना होता है। इनएक्टिव कैसे किया जाता है? इसके अराउंड प्रोटीन की शीट से इसको कवर करवा दिया जाता है। जब इसको प्रोटीन की शीट से कवर करवा दिया जाता है तब इसे बोलते हैं हम, दिस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एमआरएनए इज कॉल्ड एज इनफॉर्मोसोम। दैट्स इट, ये हो गई आरएनए बायोसिंथेसिस। नेक्स्ट, और क्या केमिकल चेंज होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। मेनली 3 तरह के प्रोटीन बनते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चर बनाते होते हैं सेल का, एंजाइमेटिक प्रोटीन जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो होते हैं जिनके पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। देन फोर्थ केमिकल चेंजेस, एटीपी सिंथेसिस। कुछ भी करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, यहाँ पर ग्रोथ करनी है तो एनर्जी भी चाहिए। दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ये एटीपी बनाई जाती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ यॉक। यॉक को ऑक्सीडाइज कर दो या फिर ग्लाइकोजन को ऑक्सीडाइज कर दो। एंड ये जो ऑक्सीडेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या फिर एग के साइटोप्लाज्म में होती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज फाइनली हमारे पास एटीपी आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। इनको पढ़ने के लिए हम पहले कुछ टर्म्स देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये एक क्लीविंग सेल है। इस क्लीविंग सेल का न्यूक्लियस जिस तरफ होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एनिमल पोल एंड इसके अपोजिट पोल को बोलते हैं वेजिटल पोल। इस पोल पर यॉक प्रेजेंट होगा। इन दोनों पोल्स के मिडल एक्सिस को बोलेंगे एनिमल वेजिटल एक्सिस एंड इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस को बोलते हैं मीडियन एक्सिस। अब जब भी ये सेल डिवाइड करेगी मतलब 1 से 2 में कन्वर्ट होगी, टूटेगी तो उस टाइम पर क्या होगा? इस सेल में कट आएगा। यहां पर मान लेते हैं वो कट आया, फिर ये कट बढ़ता जाएगा और फाइनली इसको 2 में डिवाइड कर देगा। इस कट को बोलते हैं क्लीवेज फरो। ये फरो इनवेजिनेट होती है, अंदर की तरफ जाती है, बड़ी होती जाती है और फिर 2 सेल्स में कन्वर्ट कर देती है। फाइनली क्लीवेज हो गई। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। तो ये तो था हमारा क्लीविंग सेल एंड ये हो जाता है इस क्लीविंग सेल का मीडियन एक्सिस। अगर ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है, ये हो जाता है एनिमल वेजिटल एक्सिस, ये हो जाता है मीडियन एक्सिस। तो मान लेते हैं कि क्लीवेज फरो इस मीडियन एक्सिस के अलोंग बनना शुरू हो रही है। यहां से कट लगा, वो कट ग्रो किया और फाइनली इसको 2 में डिवाइड कर रहा है। तो इस प्लेन ऑफ क्लीवेज को बोला जाएगा मैरीडोनियल प्लेन ऑफ क्लीवेज। ये होता है इन फ्रॉग एंड चिक। इनकी जो फर्स्ट क्लीवेज होती है दैट इज बाय मैरीडोनियल प्लेन। नेक्स्ट देखिए, ये है क्लीविंग सेल। अगेन इसका एनिमल पोल बना लीजिए, फिर इसका वेजिटल पोल ये हो गया। ये एनिमल वेजिटल एक्सिस, ये मीडियन एक्सिस। तो मीडियन एक्सिस में अगर क्लीवेज फरो बन रही थी तो वो मैरीडोनियल प्लेन हो गया। अगर मीडियन एक्सिस के लेटरली क्लीवेज फरो बन रही है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कट लग रहा है, फिर ये कट इंक्रीज हो रहा है, तो ये लेटरली हो रही है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि कट यहाँ पर लगा है, मतलब क्लीवेज फरो यहाँ बनी है। तो अगर जो क्लीवेज फरो मीडियन एक्सिस के लेटरली डेवलप हो रही है, देन दिस प्लेन ऑफ क्लीवेज विल बी कॉल्ड एज वर्टिकल प्लेन ऑफ क्लीवेज। ये होता है इन फोर्थ क्लीवेज ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट केस देखिए, ये सेल है, एनिमल पोल वेजिटल पोल। 2 पोल्स के सेंटर को इक्वेटर कहा जाता है। दिस इज इक्वेटर, चाहे इक्वेटर कह लीजिए चाहे इसे एनिमल वेजिटल एक्सिस कह लीजिए। अगर क्लीवेज फरो अलोंग इक्वेटर बनती है
और अलोंग एनिमल वेजिटल एक्सिस बनती है और इसे डिवाइड करती है। अब इस प्लेन ऑफ क्लीवेज को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज, एंड ये होती है इन थर्ड क्लीवेज ऑफ एम्फियोक्सस। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द सेल, एनिमल पोल, वेजिटल पोल। अभी हमने पढ़ा कि अगर इक्वेटर से पास कर रही है तो इक्वेटोरियल। अब हम ये देख रहे हैं कि इक्वेटर से बिल्कुल पास नहीं हो रही, उसके साइड्स में से अगर क्लीवेज फरो आ रही है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, इस प्लेन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ क्लीवेज और लैटिट्यूडनल प्लेन, या फिर इसे ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ क्लीवेज भी कहा जा सकता है। ये होती है थर्ड क्लीवेज ऑफ फ्रॉग। सो ये हो जाते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। सबसे पहला जो कि मीडियन एक्सिस से पास हो रहा था, क्लीवेज फरो मीडियन एक्सिस से हो रही थी, मेरिडोनियल प्लेन। अगर क्लीवेज फरो मीडियन एक्सिस के साइड से पास होती है, वर्टिकली है, तो उसे वर्टिकल प्लेन ऑफ क्लीवेज बोलेंगे। देन इक्वेटर से पास हो रही है तो इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज, और अगर इक्वेटर के साइड से पास हो रही है तो उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ क्लीवेज। अब देखिए, हमें पता कैसे चलेगा कि प्लेन ऑफ क्लीवेज कहाँ बनता होता है? तो जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है वो स्पिंडल पे डिपेंड करता होता है। मान लीजिए ये सेल है, अगर यहाँ पर स्पिंडल बन जाते हैं, ये सेंट्रियोल है, स्पिंडल बन गए इस तरफ, स्पिंडल दिखने लग गया तो स्पिंडल के परपेंडिकुलरली हमें क्लीवेज देखने को मिलेगी। प्लेन ऑफ क्लीवेज विल बी एट राइट एंगल टू दी स्पिंडल, एंड ये जो स्पिंडल की फॉर्मेशन है ये डिपेंड होती है साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म की भी बहुत चीजों पे डिपेंड करती है। साइटोप्लाज्म में जो यॉक है वो कहाँ है उस पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। पैटर्न का मतलब होता है कि एक बार जब फर्स्ट प्लेन ने कट कर लिया, दूसरे सेकंड प्लेन ने जब एक सेल को कट कर लिया, उसके बाद किस पैटर्न को फॉलो करके ब्लास्टोमेर एक दूसरे के साथ अरेंज होते जा रहे हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमेर। 5 टाइप्स के पैटर्न होते हैं। सबसे पहला पैटर्न देखिए, अगर एक सेल, दिस इज अ सेल, दिस इज एनिमल पोल, दिस इज वेजिटल पोल। इस सेल में क्या हुआ कि फर्स्ट डिवीजन हुई, मान लीजिए यहाँ पे कट हुआ, क्लीवेज फरो बनी, एंड इसके राइट एंगल पे नेक्स्ट क्लीवेज फरो बन रही है। सिमिलरली अब यहाँ पे 4 सेल्स बन गए, ये जो सेकंड क्लीवेज हुई है, सेकंड क्लीवेज फरो बनी है, इसके राइट एंगल पे फिर नेक्स्ट क्लीवेज फरो बने। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे। अब ये जो बहुत सारे सेल्स आए, मान लीजिए कि यही 4 सेल्स लेके चलते हैं। जो ऊपर वाले लेयर ऑफ सेल है उसको हम बोल देंगे अपर टायर ऑफ सेल, एंड जो नीचे वाले लेयर ऑफ सेल है उसे बोलेंगे लोअर टायर ऑफ सेल। इसमें हमें ये देखने को मिलेगा लोअर टायर के जस्ट अबव अपर टायर लाई करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि सेल्स एक दूसरे के बीच में कहीं लाई कर रहे हैं, जंक्शन में कहीं लाई नहीं करेंगे, अपर एंड लोअर टायर देखने को मिलेंगे। तो ऐसी क्लीवेज को बोला जाता है रेडियल क्लीवेज। इनमें ब्लास्टोमियर्स का अरेंजमेंट ऊपर और नीचे होता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लीवेज इज स्पाइरल क्लीवेज। अगर एक सेल में जो माइटोटिक स्पिंडल है वो ओब्लिकली प्लेस्ड हो, स्पिंडल ओब्लिक है, एंड हम जानते हैं कि स्पिंडल के 90 डिग्री पे पहला प्लेन ऑफ क्लीवेज बनता है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्लीवेज हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्लेन ऑफ क्लीवेज कहाँ बनेगा? नेक्स्ट माइटोटिक स्पिंडल मान लेते हैं यहाँ पर आ जाता है, सेंट्रियोल्स है ये, और ये स्पिंडल बन गया। अब जो क्लीवेज होगी वो ऐसे होगी, इसके 90 डिग्री पे होगी। तो अब देखिए क्या हुआ, हमारे पास सेल्स आ गए, ये था अपर सेल, ये लोअर सेल है, और इन दोनों के जंक्शन में लाई कर रहे ये 2 सेल। तो नेक्स्ट जो सेल आएंगे, सक्सेसिव क्लीवेजेस होने के बाद जो सेल्स आएंगे, अब वो इन सेल्स के जंक्शन पे लाई करेंगे। तो पहले जो पैटर्न हमने देखा था वहां पर कोई भी सेल जंक्शंस पे लाई नहीं कर रहा था, बट यहाँ पर 2 सेल्स के जंक्शंस में और फर्दर सेल्स आते जाते हैं।
तो इस टाइप की क्लीवेज को बोलते हैं स्पाइरल क्लीवेज। अब मान लीजिए कि जैसे जैसे सक्सेसिव क्लीवेज होती जा रही है तो अंदर सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, वो सेल्स इस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं कि वो क्लॉकवाइज ग्रो कर रहे हैं, तब इस तरह की स्पाइरल क्लीवेज को बोलेंगे हम डेक्स्ट्रल क्लीवेज, डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। एंड अगर ये ग्रोथ ऐसे है कि जो ग्रुप ऑफ सेल ऐड हो रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ऐड हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें, देन इट विल बी कॉल्ड एज सिनिस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज हमें एनिलीड्स में देखने को मिलती है एंड रेडियल क्लीवेज इज फाउंड इन स्पॉन्जेस। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न देखिए, अगर ऐसा हो रहा है कि किसी सेल का जो मीडियन एक्सिस है, दिस इज मीडियन एक्सिस, इस मीडियन एक्सिस के लेफ्ट में जो भी सेल्स बन रहे हैं वो सेल्स बिल्कुल राइट वाले सेल्स के कॉपी हैं। मतलब लगा लीजिए यहाँ पर एक सेल बना, यहाँ पर भी एक बन गया, क्लीवेज फरो बनी, देन यहाँ एक डिवीजन हुई, सेल बना, यहाँ पर भी सेम, सिमिलरली यहाँ, देन यहाँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सेल्स देखने को मिले, यहाँ भी 1 2 3 4। तो इस तरह की क्लीवेज जिसमें लेफ्ट हाफ और राइट हाफ अराउंड मीडियन एक्सेस बिल्कुल सेम होते हैं, उसे बोलते हैं हम बायलेटरल पैटर्न ऑफ क्लीवेज। ये देखने को मिलती है मैमल्स में या फिर एम्फीबियंस में भी। देन फोर्थ टाइप ऑफ क्लीवेज, अगर ये सेल है इसमें जो फर्स्ट 3 डिविजन्स हो रही हैं, फर्स्ट डिवीजन हुई, पहला प्लेन उसने कट किया, देन सेकंड प्लेन ने कट किया और थर्ड प्लेन ने कट किया, मान लेते हैं ये फर्स्ट प्लेन है। अब जो सेकंड प्लेन आएगा वो कभी भी इसके राइट एंगल पे नहीं होगा, एंड जो थर्ड प्लेन आएगा वो सेकंड वाली क्लीवेज फरो के राइट एंगल पे नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट 3 डिविजन्स शुड नॉट बी एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो अब यहाँ क्या होगा, मान लीजिए पहला ये हो गया तो सेकंड मान लेते हैं कि इस तरह से क्लीवेज हुई है, फिर थर्ड ऐसे हुई है, तो ये फर्स्ट 3 डिविजन्स एक दूसरे के राइट एंगल पे नहीं है। इस तरह की क्लीवेज पैटर्न को बोला जाता है बाय रेडियल क्लीवेज पैटर्न, एंड ये देखने को मिलता है टीनोफोर्स में। देन फिफ्थ टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न इज रोटेशनल क्लीवेज पैटर्न। नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर कुछ रोटेशन देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा सेल, अब मान लिया हमने फर्स्ट क्लीवेज ऐसे हुई, मीडियन एक्सिस से फर्स्ट क्लीवेज हो गई। अब जब ये क्लीवेज हुई, ये फर्स्ट क्लीवेज होने के बाद हमारे पास दिस इज फर्स्ट ब्लास्टोमेर, दिस इज सेकंड ब्लास्टोमेर, 2 ब्लास्टोमेर्स आ गए। इन दोनों ब्लास्टोमेर्स में से कोई भी एक ब्लास्टोमेर राइट एंगल पे रोटेट हो जाए, एक ब्लास्टोमेर राइट एंगल पे रोटेट हो जाए, मान लेते हैं कि सेकंड रोटेट हो गया, राइट एंगल पे रोटेट होने के बाद जो इन दोनों में से एक ब्लास्टोमेर में तो इक्वेटोरियल डिवीजन हो जाए, इक्वेटोरियल डिवीजन मतलब अलोंग इक्वेटर क्लीवेज हो जाए, और दूसरे ब्लास्टोमेर में मैरिडोनियल क्लीवेज देखने को मिले, मैरिडोनियल यानी मीडियन एक्सिस पे क्लीवेज हो। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट क्लीवेज के बाद 2 ब्लास्टोमेर आए, सेकंड ब्लास्टोमेर या फर्स्ट ब्लास्टोमेर कोई भी रोटेट हो गया राइट एंगल पे, उसके बाद इन दोनों में से एक में इक्वेटोरियल डिवीजन होगी, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज होगा, दूसरे में मैरिडोनियल प्लेन ऑफ क्लीवेज होगा, तब इस तरह की क्लीवेज को बोलते हैं रोटेशनल क्लीवेज। एग्जाम्पल ऑफ सच क्लीवेज पैटर्न इज प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स में ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। अब ये तो हमने पढ़ा पैटर्न ऑफ क्लीवेज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमेर। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पैटर्न ऑफ क्लीवेज बेस्ड ऑन पोटेंसी ऑफ ब्लास्टोमेर। पोटेंसी मतलब पोटेंशियल।
जो ब्लास्टोमेयर है वो क्या बनाने वाला है उसके बेस पे क्लीवेज को दो टाइप्स में रखा गया। फर्स्ट टाइप देखिए, मान लीजिए कि एक जायगोट है। ये जायगोट जब क्लीवेज कर रहा है, एक मल्टीसेलुलर ब्लास्टूला बना रहा है। इसके जो इंडिविजुअल ब्लास्टोमेयर्स हैं, लेट इट बी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इन इंडिविजुअल ब्लास्टोमेयर्स की फेट डिसाइडेड है। मतलब इनकी जो किस्मत है, इन्होंने क्या बनना है आगे जाके, वो डिसाइडेड है। ए मान लीजिए एंडोडर्म का पार्ट बनेगा, सी एक्टोडर्म का पार्ट बनेगा, ई मेसोडर्म का पार्ट बनेगा। तो ये डिसाइडेड है अगर, तब इस क्लीवेज पैटर्न को बोलेंगे हम determinate cleavage pattern. The cleavage pattern in which fate of blastomeres is decided at earlier stages. Early stage में इनकी क्लीवेज फेट डिसाइड हो चुकी है। दूसरा पैटर्न देखिए, अगर ये जायगोट है, क्लीवेज करके ब्लास्टूला बना रहा है। इस ब्लास्टूला के जो इंडिविजुअल ब्लास्टोमेयर हैं, इन्होंने क्या बनना है वो भी डिसाइड नहीं हुआ अर्ली स्टेजेस में। तब इस क्लीवेज पैटर्न को बोलेंगे हम इनडेटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न। मतलब ऐसा नहीं है कि इस सेल ने सिर्फ एंडोडर्म का ही पार्ट बनना है या एक्टोडर्म का पार्ट बनना है, ये सेल कुछ भी बना सकता। तो एक तरह से एक स्टेम सेल की तरह काम करता है। तो डेटर्मिनेट क्लीवेज ये हमें देखने को मिलती है मोलस्क्स में, एंड इनडेटर्मिनेट क्लीवेज इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने इस जायगोट को कट किया, दो ब्लास्टोमेर्स ऑब्टेन कर लिए। सिमिलरली इसको भी कट किया, दो ब्लास्टोमेर्स ऑब्टेन कर लिए, ब्लास्टोमेर 1 एंड 2। अब क्या करें, ब्लास्टोमेर 1 को अलग कर लेते हैं, ब्लास्टोमेर 2 को अलग कर लेते हैं। तो अब ये जो ब्लास्टोमेर 2 है, ये एम्ब्रियो बनाएगा, 1 भी एम्ब्रियो बनाएगा। बट ये जो एम्ब्रियोज बनेंगे, जो सिर्फ फर्स्ट ब्लास्टोमेर से बना है, उसके पास कुछ ऐसे सेल्स नहीं होंगे जो सेकंड ब्लास्टोमेर ने ऐड ऑन करने थे। तो मतलब ये भी डिफेक्टेड होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दीज सेल्स, एंड ये वाला भी डिफेक्टेड होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दीज सेल्स। तो अब जो एम्ब्रियो ऑब्टेन होगा उसमें भी डिफेक्ट ये होगा कि उसमें इन इंडिविजुअल सेल्स की कमी आ रही है। तो इस तरह की जो ग्रोथ है, जिसमें अगर एक भी सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो डिफेक्टेड आ जाता है, इसे बोलते हैं मोज़ेक ग्रोथ और डेवलपमेंट। देन इस पर चलिए, यहाँ पर फर्स्ट ब्लास्टोमेर को अलग कर लेते हैं, सेकंड को भी अलग कर लेते हैं। ये आ गया फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट धीरे धीरे माइटोटिकली डिवाइड करके, क्लीवेज करके एक पूरा का पूरा वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो बना देगा, और सेकंड भी अकेला ही पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना देगा। तो मतलब सिंगल सेल के पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना सकता है, ये भी और ये भी। सो बोथ ऑफ दीज कैन बी कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल cells, and these equipotential cells are able to regulate the development of embryo. So this type of development is called as regulative type of development. तो ये हो जाती है determinate and indeterminate cleavage. Then next is cleavage pattern based on amount and distribution of yolk. तो मान लीजिए ये एक एग है और ये दूसरा एग है। इस एग में तो बहुत ही कम अमाउंट में योक है, ना के बराबर, और इस वाले एग में बहुत ज्यादा अमाउंट में योक है। योक जिस भी पोल पे कंसंट्रेटेड होता है दैट इज वेजिटल पोल, एंड अपोजिट पोल इज एनिमल पोल। एंड ये जो फर्स्ट एग है जिसमें योक कम है, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोलेसिथल एग। माइक्रो मतलब कम, लेसिथल वर्ड इज यूज्ड फॉर योक, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज मेगा और मैक्रोलेसिथल एग। अब देखिए फर्स्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि योक कम है तो एरिया बहुत सारा बड़ा है खाली, जहाँ पे सेल्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं। तो इस एरिया में
डिविजन्स होकर ब्लास्टोमेर्स अपने आप को अरेंज कर सकते हैं और मतलब क्लीवेज हो सकती है इजीली। बट सेकंड केस में क्योंकि एरिया कम है, ब्लास्टोमेर्स कम आएंगे, तो क्लीवेज होने में भी एक हिंड्रेंस रहेगी। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी यॉक कम होता है तो क्लीवेज ज्यादा होती है, यॉक ज्यादा होता है तो क्लीवेज कम होती है। सो अमाउंट ऑफ यॉक is inversely proportional to rate of cleavage. यॉक एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, इसका काम सिर्फ डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। जैसे जैसे वो डेवलप होता है उसको ये न्यूट्रिएंट्स देता है। बट यॉक जो है वो क्लीवेज को रिटार्ड भी करता है। तो अब देखिए यॉक की प्रेजेंस के बेस पर हम क्लीवेज पैटर्न को दो ही कैटेगरी में रखेंगे। कैटेगरी 1 को सबसे पहले देखते हैं, जिसमें यॉक कम होता है। इस केस में क्या होगा कि सेल्स क्लीवेज करेंगे, डिवाइड होंगे, इजीली डिवाइड कर जाएंगे, इक्वल सेल्स बना सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि एक जायगोट डिवाइड करके इक्वल सेल्स बना रहे हैं और पूरा का पूरा ही जायगोट क्लीवेज कर पा रहा है, क्योंकि यॉक तो ना के बराबर है, तो अगर ऐसी क्लीवेज है जिसमें होल सेल इज अंडरगोइंग क्लीवेज, देन इट इज कॉल्ड एज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलो मीन्स फुल, ब्लास्ट वर्ड सेल के लिए यूज करते हैं। एंड इस होलोब्लास्टिक क्लीवेज में, या फिर इसको टोटल क्लीवेज भी बोल देते हैं कि पूरा एग क्लीवेज कर रहा है। इस होलोब्लास्टिक क्लीवेज में जो हमारे पास सेल्स आए हैं वो सारे इक्वल आए हैं, तो ये होलोब्लास्टिक की एक कैटेगरी होगी, दैट इज इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ये देखने को मिलती है प्लेसेंटल मैमल्स में। उसके बाद नेक्स्ट केस देखिए, मान लीजिए कि ये जो सेल है इसमें एक साइड पर यहाँ पर यॉक एक्यूमुलेटेड है। ये यॉक इतने अमाउंट में है कि यहाँ पर ये सेल को बहुत अच्छे से डिवाइड नहीं होने दे रहा, बहुत अच्छे से क्लीव नहीं होने दे रहा। तो जिस साइड पर भी यॉक प्रेजेंट है वहां पर छोटे छोटे सेल्स तो नहीं बन पाएंगे, फास्ट डिविजन्स तो नहीं हो पाएंगी, बट बड़े सेल्स तो बनेंगे ना। धीरे धीरे करके डिवीजन से हमारे पास बड़े सेल्स बन जाएंगे, और जो खाली एरिया है वहां पर तो इजीली रैपिड माइटोटिक डिवीजन से छोटे छोटे सेल्स आ जाएंगे। अब ये जो छोटे सेल्स आ गए अराउंड एनिमल पोल, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोमियर्स, एंड जो बड़े सेल्स हैं अराउंड वेजिटल पोल, इन्हें बोलते हैं मैक्रोमियर्स। तो ये अनइक्वल सेल्स आ गए हैं ड्यू टू accumulation of yolk at one side. This kind of holoblastic cleavage is called as unequal holoblastic cleavage. Although ये पूरा का पूरा सेल ही डिवाइड कर रहा है, बट ड्यू टू accumulation of yolk at one side, एक साइड के सेल्स तो बड़े हैं, दूसरे साइड के छोटे हैं, तो इसलिए अनइक्वल ब्लास्टोमियर्स ऑब्टेन हो रहे हैं। अब वैसे तो ह्यूमन बींग्स का जो एग होता है वो माइक्रोलेसिथल एग है, बहुत कम अमाउंट में यॉक है, बट यॉक एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड हो जाता है। इस वजह से ह्यूमन बींग्स के केस में हमें अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलती है। इसके अलावा फिशेस में भी अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। देन नेक्स्ट कैटेगरी देखिए, दिस सेकंड वन, मेगालेसिथल एग। इसमें देखिए क्योंकि एरिया ही बहुत कम है ब्लास्टोमेर्स को रखने का, तो यहाँ पर जो क्लीवेज हो रही है उसको हम बोलेंगे पार्शियल क्लीवेज। दिस वाज कॉल्ड एज टोटल क्लीवेज, कॉरेस्पॉन्डिंगली इसको पार्शियल बोल दिया। एंड यहाँ पर इसको होलोब्लास्टिक बोल रहे थे, होलो मतलब पूरा का पूरा। यहाँ जो थोड़ा एरिया है ब्लास्टोमेर्स को एक्यूमुलेट करने का, तो इसे बोल देंगे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, या फिर इसे बोल देंगे इनकम्प्लीट क्लीवेज। तो इसको हम कह सकते हैं क्लीवेज विच अकर्स इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिव साइटोप्लाज्म अराउंड एनिमल पोल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक अराउंड वेजिटल पोल। अब देखिए कई केसेस में ऐसा होता है कि जो एनिमल पोल है, वेजिटल पोल पे तो यॉक ही प्रेजेंट है, बहुत सारा यॉक, तो एनिमल पोल पे ना एक छोटी सी डिस्क देखने को मिल जाती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इस डिस्क में ही डिवीजन होती है
ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, ब्लास्टूला बन जाता है। तो अगर क्लीवेज सिर्फ इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर में रिस्ट्रिक्टेड है, तब इस टाइप की मीरोब्लास्टिक या पार्शियल क्लीवेज को हम बोलेंगे डिस्कॉइडल क्लीवेज। इट अकर्स इन मैमल्स, बर्ड्स में भी ये देखने को मिल जाती है। एंड सेकंड केस में क्या हो सकता है, अगर यॉक वेजिटल पॉल पे क्यूमुलेटेड नहीं है बल्कि सेंट्रली एक्यूमुलेटेड है, मतलब सेंट्रोल एसिथल एग है, यॉक तो बहुत सारा है बट सेंटर में है। तो अब क्या है, साइड में कैविटी है, तो अब जब क्लीवेज होगी तो सेल्स अपने आप को यहाँ साइड में इंक्रीज करेंगे। तो है तो ये पार्शियल क्लीवेज ही या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज ही, बट अराउंड पेरिफेरी ये हो रही है। दिस टाइप ऑफ पेरिफेरल क्लीवेज इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल क्लीवेज। ये हमें देखने को मिलती है जितने भी सेंट्रल एसिथल लेग्स होते हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स के, उनमें ये देखने को मिलती है। एंड इसमें ना एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें पेरिफेरी के अराउंड हमें लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिल जाती है। इस लेयर ऑफ सेल को बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। नाउ दैट्स ऑल फॉर पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम क्लीवेज से रिलेटेड कुछ और चीजें देखते हैं। पहले हम देख रहे हैं कि क्लीवेज का जो रेट है, रेट ऑफ क्लीवेज, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये तो हम जानते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योक। इसके अलावा भी ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, लाइक लेंथ ऑफ इंटरफेस। रेट ऑफ क्लीवेज डिपेंड करती है कि इंटरफेस कितना बड़ा है। इंटरफेस वो फेस है सेल साइकिल का जब एक सेल रेस्ट करती है और रेस्टिंग पीरियड में थोड़ा ग्रो भी करती है। तो रेस्ट जब ज्यादा होगा तो जो काम है वो कम होगा, तो रेट ऑफ क्लीवेज कम हो जाएगा। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। सो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरफेज लेंथ। ये देखने को मिला है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक गोल्ड फिश, इसके अंदर जो इंटरफेस है इट इज ऑफ 20 मिनट्स, मतलब वो छोटा है, तो इसमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ क्लीवेज पाई जाती है। देन फ्रॉग में 1 आवर का इंटरफेस होता है, माउस में 10 to 12 आवर का इंटरफेस होता है। ह्यूमन बीइंग में देखें तो इनका इंटरफेस अप टू 23 आवर्स हो सकता है। 23 आवर्स भी लेकर चलें तो बहुत बड़ा इंटरफेस है, तो इनमें क्लीवेज का जो रेट है वो कम होगा एज कंपेयर टू दीज ऑर्गेनिजम्स। देन इसके अलावा जो क्लीवेज है इट डिपेंड्स अपॉन साइटोप्लाज्म। Rate of cleavage depends upon cytoplasmic factors like oxygen, carbon dioxide, temperature। इन सब के अगर एक्सट्रीम्स हैं, चाहे बहुत कम चाहे ज्यादा, तो रेट ऑफ क्लीवेज नहीं अच्छा, मतलब जो क्लीवेज है वो इजीली नहीं हो पाएगी, तो रेट ऑफ क्लीवेज कम होगा। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ क्लीवेज। दो मेन लॉज पढ़ने हैं हमने। फर्स्ट इज बाल्फोर्स लॉ, सेकंड इज फ्लगर्स लॉ। Both of these are after the name of scientist. बाल्फोर्स लॉ तो कहता है कि रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योक, ये तो हम जानते हैं। फ्लगर्स लॉ कहता है कि एक सेल में माइटोटिक स्पिंडल अपने आप को उस डायरेक्शन में ग्रो करती है जिस डायरेक्शन में लीस्ट रेजिस्टेंस हो। दिस इज माइटोटिक स्पिंडल। तो ये जो ग्रोथ की डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन विल ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस, तभी ये ग्रो होगी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीवेज। तो देखिए एक जायगोट जब डिवाइड होता है, जायगोट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, 1 से 2 सेल से स्टेज आई, देन 4 8 फिर फाइनली 16 सेल स्टेज आएगी। 16 सेल्स स्टेज जो होगी वो एक सॉलिड बॉल की तरह लगती है या फिर एक मलबेरी जैसी लगती है, इसे बोलते हैं मोर्यूला स्टेज। देन ये ग्रो करके 32 सेल स्टेज, फाइनली 64 सेल स्टेज आती है, जिसके इंडिविजुअल सेल्स अपने आप को पेरिफेरी पे अरेंज कर लेते हैं, एंड दीज इंडिविजुअल सेल्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स।
एंड ये जो लेयर ऑफ सेल बन जाती है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोडर्म। इन सेल्स के बीच में हमें कैविटी भी देखने को मिलती है विच इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टूला। सो क्लीवेज प्रोडक्ट्स क्या है? 16 सेल स्टेज, that is morula, 64 cell stage, that is blastula, and finally developed embryo.